हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 4 से 8 जून 2021 के इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक है, डिटेल में बात करेंगे। तो टॉप 10 क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिस पर काफ़ी कुछ डिस्कशन होगा। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन हैं। तो जैसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG रैंकिंग जारी हुई है। तो भारत की रैंकिंग क्या है? नीति आयोग ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग जारी की है राज्यों की। तो उसमें किस राज्य को फर्स्ट पोजीशन मिला है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के बौद्ध गुफा परिसर में 3 नए गुफाओं की खोज की है? नौसेना ने सबसे पुराने किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को रिटायर कर दिया है? इंपॉर्टेंट बात है। NGT ने किस राज्य में स्थित विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है? भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं? WHO के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? फीफा की ताज़ा रैंकिंग जारी हुई है। तो उसमें इंडियन जो फुटबॉल टीम है मेल की, पुरुषों की, तो उसमें कौन सी रैंकिंग इंडिया को मिली है? व्हाट्सएप ने भारत में पहला ग्रीवांस ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पे बात करेंगे। उन सब का डिटेल PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, और दोस्तों पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाना, शेयर जरूर करना अपने तमाम दोस्तों को। तो क्वेश्चन होगा पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला शाहिद। तो भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हैं? आंसर होगा इसका मालदीव। ओके, मालदीव के विदेश मंत्री हैं, भारत का पड़ोसी देश है। अब्दुल्ला शाहिद वो 76th महासभा की अध्यक्षता करेंगे। ओके, ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं और न्यूज भी है ऊपर यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट का। ओके, कार्यकाल उनका कब से कब तक का होगा? तो 2021 से 22 तक का होगा। तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा कि कब से कब तक उनका 2021-22 में उनका कार्यकाल होगा। ओके, तो इसी पर डिटेल आगे बताते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही मालदीव के बारे में जिक्र किया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, यानी मोदी सरकार की जो मंत्रिमंडल है भारत सरकार की, तो उसने मालदीव के किस शहर में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास यानी काउंसुलेट खोलने की मंजूरी मई में दी, पिछले महीने ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो जनरल असेंबली के बारे में भी बात कर लें। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसका जो प्रेसिडेंट पद होता है यानी अध्यक्ष, वो सालाना आधार पर अलग अलग देशों के पास जाता है। ओके, तो इस बार मालदीव के पास गया। ये है जनरल असेंबली। ओके, और इसी के 193 कंट्री मेंबर होते हैं। ठीक है, तो मालदीव की बात हो रही है। मालदीव के लिए गौरव का पल है क्योंकि बहुत छोटा सा देश है। चलिए एक बार मालदीव को देख लेते हैं कि मालदीव आखिर कहाँ पर है। ओके, तो ये रहा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में सामने है प्यारा भारत। यहाँ पर इसी के ठीक नीचे मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, यहाँ पर रहा मालदीव। ये इतना बड़ा हिस्सा जो है वही मालदीव है। ओके, ये देखिए बहुत छोटे छोटे से द्वीप हैं, द्वीपों की श्रृंखला है। ये इतना बड़ा द्वीप नहीं है, इनमें भी छोटे छोटे द्वीप हैं। ओके, आप ये देख रहे हैं इस तरीके से समुद्र में। तो इसी के विदेश मंत्री जो है अब संयुक्त राष्ट्र जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट चुन लिए गए। ओके, बहुत छोटा सा देश है, इसलिए ये गर्व का पल है मालदीव के लिए खास तौर पे। तो यह सवाल उठता है कि कब ये चुनाव हुआ है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का? तो 7 जून को मतदान हुआ और उसी में अब्दुल्ला शाहिद की उम्मीदवारी को ज़बरदस्त समर्थन मिला। वोटिंग के दौरान उनके पक्ष में 148 वोट मिले, जबकि विरोध में महज 48 वोट पड़े। ओके, और अब्दुल्ला शाहिद के बारे में कहा जाता है कि वो कामयाब डिप्लोमेट हैं। ओके, मल्टीनेशनल फोरम्स को हैंडल करने का उनको अनुभव है। और आपको बता दूं कि भारत और मालदीव के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं लंबे समय से, और यही वजह है कि जब मालदीव ने शाहिद को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था तो भारत ने पुरजोर समर्थन किया था। ओके, काफ़ी समर्थन किया और इंडिया ने इस पर वोट भी किया। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के भी बारे में बात कर लें। और ये ट्वीट है
एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कैंग्रेचुलेट किया है अब्दुल्ला शाहिद को। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस की भी बात कर लें, ये जनरल असेंबली क्या है। ओके, और ये प्रेसिडेंट कौन होते हैं, एक जनरल सेक्रेटरी भी होते हैं, तो वो कौन होते हैं। ओके, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है, संयुक्त राष्ट्र हिंदी में कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी 1945 में। टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 193। ठीक है, मेन ऑर्गन्स क्या है यूनाइटेड नेशंस के, तो एक है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, तीसरा है ट्रस्टशिप काउंसिल, चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और पांचवा है सेक्रेटेरिएट। ओके, तो इसी में जो जनरल असेंबली है, यहाँ पर आप देख रहे हो, इसी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ओके, और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यानी महासचिव होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो इन सब के बॉस होते हैं। ओके, और ये तो है मेन ऑर्गन्स, ये मेन ऑर्गन्स है। इसके अलावा और भी स्पेशलाइज्ड एजेंसियां होती हैं, जैसे WHO है, ILO है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली जो ये दिख रहा है, ये कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, वहीं पर है। ओके, तो ये सवाल उठता है यहाँ पर कि अभी तो ये चुन लिए गए, इससे पहले कौन थे, यानी 75th महासभा के अध्यक्ष कौन हैं इस वक्त। अब कुछ दिन बाद ये चार्ज लेंगे 76th महासभा के। तो अब्दुल्ला शाहिद से पहले, इनके पहले तुर्की के वोल्कन बोजकिर इस पद पर थे। ओके, अभी भी हैं, कुछ दिनों बाद ये आ जाएंगे क्योंकि ये नए चुन लिए गए हैं। ठीक है, और वोल्कन जो है, जो अभी प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके बारे में काफ़ी विवाद भी हुआ था। अभी पिछले दिनों वो पाकिस्तान गए थे और वहाँ पर कश्मीर का विवादित बयान दे दिया था। कश्मीर को लेकर भारत ने बहुत पुरजोर विरोध किया उसका, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने ही कह दिया कि जो प्रेसिडेंट हैं उनका कश्मीर को लेकर ये जो बयान दिया गया है उसका कोई मायने नहीं है। ओके, तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी प्रेसिडेंट के द्वारा कि कुछ कहवाएं कश्मीर के मुद्दे को लेकर, लेकिन सब खारिज हो गया था। तो अब नए प्रेसिडेंट ये रहेंगे, आप बहुत ध्यान रख लेना। ओके, और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में जो महासभा का अध्यक्ष पद होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदा माना जाता है। ठीक है, तो बात मालदीव की भी कर लेते हैं। मालदीव का एक तो मैप मैंने आपको दिखाया ही। ओके, इंडिया के ठीक नीचे यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं। अभी प्रेसिडेंट कौन है मालदीव के, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। राजधानी क्या है, माले। मुद्रा क्या है, मालदीवियन रुपया। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इस प्रश्न के शुरुआत में, ठीक है, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। इसका आंसर होगा अड्डू। अड्डू एक शहर है, वहाँ पर काउंसलेट इंडिया ने खोलने की तैयारी की है। ठीक है, मंजूरी दे दी है, 25 मई को ही मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसी में। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करना तमाम दोस्तों को, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पे। ओके, और हाँ, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ, अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन आते रहते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, तो आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भारत की रैंकिंग क्या है, बताइए। भारत की रैंकिंग आंसर होगा 117। ओके, ये रहा आंसर 117। और आपको बताऊं कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक की स्थिति तो ठीक नहीं इंडिया की, लेकिन अब जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो जीवन बेहतर होने के मामले से जुड़ा हुआ है, उसमें भी भारत पिछड़ रहा है। ओके, पिछली बार की तुलना में 2 स्थान नीचे आ गया है, जैसा कि न्यूज़ भी आप देख रहे हो द हिंदू की अभी हाल की है। ओके, तो भारत जो है कुल SDG स्कोर जो 100 होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो क्या है वो भी बताते हैं आगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, तो 100 स्कोर में से
इंडिया को जो कितने पॉइंट मिले हैं, 61.9 पॉइंट मिले हैं। ओके, तो इस तरीके से भारत जो है भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका इन सब से भी पिछड़ गया है, ये देखने को मिला है हम लोगों को। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसी में ये बात सामने आई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? देखिए टोटल 17 गोल होते हैं और ये सामने आपको दिख रहे हैं 17 गोल, अलग अलग उन सब के बारे में आपको बताते हैं। ये 17 गोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 2015 में तमाम बहुत सारे देशों ने ये तय किया था कि ये इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे 2030 तक। तो कौन कौन से लक्ष्य हैं? अक्सर एग्जामिनेशन में तो पूछे जाते हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन में, पीसीएस, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में, और भी एसएससी हो गया, दूसरे एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है। ये पूछ दिया जाता है कि कितने गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है टोटल। तो एक तो ध्यान रखने की बात है 17 है। तो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी मतलब शून्य गरीबी, मतलब गरीबी नहीं हो। सेकेंड है ज़ीरो हंगर, यानी शून्य भूखमरी। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ओके, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए समाज में, लोगों के बीच में। फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, ओके, यानी लैंगिक समानता। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है। सेवन्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होनी चाहिए। एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी उत्कृष्ट कार्य हो और आर्थिक वृद्धि हो सबके समाज में। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। ओके। टेंथ है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, मतलब असमानताएं जो हैं समाज में उसको कमी की जाए। ओके। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी टिकाऊ शहर और समुदाय होने चाहिए। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शन, यानी संवहनीय उपभोग और उत्पादन। 13th है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु परिवर्तन। ओके, 13th आप देख रहे हैं। 14th है लाइफ बिलो वाटर, यानी जलीय जीवों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ओके। 15th है लाइफ ऑन लैंड, यानी थलीय जीव जो हैं, जो तमाम जानवर हैं, जीव हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, मतलब शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं होनी चाहिए। ओके। 17वां है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, इन तमाम गोल्स के लिए भागीदारी होनी चाहिए। ओके। तो ये है 17 सस्टेनेबल गोल्स, ये आप ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। तो जैसा मैंने बताया कि 2015 में यूनाइटेड नेशंस के तमाम मेंबर कंट्री ने इन 17 SDG कहते हैं शॉर्ट में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको स्वीकार किया था और लक्ष्य यही है कि 2030 तक इसको पूरा कर लिया जाए, यही टारगेट रखा गया। ठीक है। 193 देशों ने इसको अपनाया था और भारत में उसमें एक कंट्री है। तो अब देख लेते हैं कि टॉप 10 जो कंट्री हैं वो कौन है इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग में। तो फर्स्ट पोजीशन पे है स्वीडन, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है फिनलैंड, फोर्थ पे फ्रांस है, फिफ्थ पे जर्मनी है। ओके। और बाकी जो आप देख रहे हैं, सिक्स्थ पे नॉर्वे, सेवन्थ पे ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ये यूरोपियन कंट्री। एट्थ पे है चेक रिपब्लिक, नाइन्थ पे है नीदरलैंड्स और 10th पे है एस्टोनिया। ओके। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत का जो स्थान है वो 117 तो है ही, लेकिन भारत जो है वो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी स्थिति खराब देखने को मिल रही है। तो सवाल यही उठेगा कि क्यों भारत की जो रैंकिंग है वो गिरी है। तो देखिए कई सारे इसकी वजह हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपके सामने। भारत की जो प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे भूखमरी को ख़त्म करना, फूड सिक्योरिटी को हासिल करना, लैंगिक समानता, लचीला बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ाना, तो इन सब में इन कसौटियों पर इंडिया जो है वो पूरी तरह खरा नहीं उतरा है। ओके। जैसा कि द हिंदू और दूसरे न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिला है पूरे डिटेल में। ओके। तो ये बात है। और ये जो रैंकिंग आई है उसमें इंडिया की 117 रैंकिंग है।
ठीक है। अच्छा, इसी में जो है EPI की भी गणना की गई है, यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो उसमें भारत की रैंकिंग 168 है। ठीक है, मुझे लगता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। नीति आयोग ने जारी किया है राज्यों का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में, उसकी रैंकिंग। ठीक है, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन तो दबा ही दिया होगा, नहीं दबाया तो लाइक बटन जरूर दबाना, शेयर जरूर करना। और हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से मई तक का करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है। जैसे मैं डिटेल में बताता हूँ ऐसे ही PDF भी बनता है नोट्स के साथ। ओके, MCQ होता है, उसके नीचे काफ़ी डिटेल होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है PDF, आप ले सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है वो अपडेट कैसे लें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। ओके, और 2020 का भी करंट अफेयर्स का बुक बेस्ट सेलर है, अमेजन पे वहाँ देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग ने जारी किया है, तो उसमें किस राज्य को फर्स्ट रैंकिंग मिली है? आंसर होगा केरल। केरल को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। नीति आयोग ने इसे जो रिपोर्ट है उसको 3 जून को जारी किया है। ठीक है, ये है रिपोर्ट, मेरे बगल में आप देख रहे हैं, 3 जून को जारी किया है। राज्यों का स्कोर दिया गया है, बताया गया है। तो अब देख लेते हैं कि किन राज्यों को कौन कौन सी स्थिति पोजीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर के आप स्टेट्स देख रहे हैं वो फ्रंट रनर कहा जा रहा है इसको। ठीक है, मतलब वो कुछ बेहतर पोजीशन पे रहे हैं। और जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, जो स्टेट्स हैं, वो परफॉर्मर कहा गया है, मतलब वो उनको और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर बात करेंगे कि टॉप कौन कौन से राज्य हैं, तो केरल फर्स्ट पोजीशन पे है, 75 अंक मिले हैं 100 में से। ओके, हिमाचल और तमिलनाडु को 74 अंक मिले हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को 72 अंक मिले हैं। फोर्थ पे सिक्किम जिसे 71 अंक मिले हैं। फिफ्थ में महाराष्ट्र है जिसे 70 अंक मिले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी है, गुजरात है, गुजरात को 69 अंक मिले हैं। तेलंगाना को भी 69 मिले हैं। मिजोरम को 68, पंजाब को 68, हरियाणा को 67 और त्रिपुरा को 56 रैंक मिला है। ओके, परफॉर्मर स्टेट भी है, जैसे ये तो लिस्ट आ गई जो क्या क्या अंक मिले हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से स्टेट हैं जो परफॉर्मर है, तो मणिपुर है, उसे 64 अंक मिले हैं। मध्य प्रदेश को 62, पश्चिम बंगाल को 62, छत्तीसगढ़ को 61, नागालैंड को 61, उड़ीसा को 61 है, अरुणाचल प्रदेश को उसे 60 है। तो इस तरीके से अंक बढ़ते गए हैं। और ख़राब स्थिति देखने को मिल रही है आगे बिहार को। बिहार को 52 मिली है, तो उसको भी क्वेश्चन में मैंने दे दिया है। देखिए, ये राज्यों का जो अलग अलग डेटा है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अलग अलग राज्यों के का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है आपसे उस राज्य के जो SDG स्कोर है नीति आयोग का, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो इन सब का डिटेल मैंने जो अंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ले लेना डिटेल में। ओके, तो ये जो रैंकिंग मिली है, रैंकिंग दी गई है, उसमें एक और ख़ास बात है कि अलग अलग जो राज्य हैं उन सब ने अलग अलग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे मैंने बताया 17 गोल है, तो यहाँ पर 16 गोल पर ये डिफाइन किया गया है। तो उनमें अलग अलग जो राज्य हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में टॉप किया है। तो जैसे नो पॉवर्टी यानी गरीबी नहीं होने के मामले में तमिलनाडु और दिल्ली जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। ओके, सेकंड गोल है जीरो हंगर, तो उसमें केरला और चंडीगढ़ ये दो जो है वो टॉप पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग में गुजरात और दिल्ली देखने को मिल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन में केरला और चंडीगढ़, इसकी स्थिति बेहतर मानी जा रही है। जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को देखा गया है। ठीक है,
सिक्स पोजीशन पे जो अगर देखें तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, उसमें गोवा और लक्षद्वीप जो है टॉप किया है उसने। और अगर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी गोल की बात करेंगे तो उसमें कई सारे राज्य ने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, अब देख रहे हैं मेरे बगल में महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ओके, तो इन सब ने बेहतर काम किया है। ओके, और 8th पोजीशन पे है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसमें हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जो है वो टॉप पे है। 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें गुजरात और दिल्ली ने ठीक ठाक पोजीशन पाई है। 10th है रिड्यूस इनइक्वालिटी। ओके, तो इसमें मेघालय और चंडीगढ़ ये बेहतर किया है, इनइक्वालिटी को कम किया है, यानी असमानता वहाँ पर कम हुई है। 11th है सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिकेशंस, तो उसमें पंजाब और चंडीगढ़ ये जो है टॉप पे है। ओके, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको साथ शामिल किया गया इसमें। अगर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात होगी तो त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन के मामले में ओडिशा, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है टॉप किया है उसने। लाइफ बिलो वाटर में ओडिशा ने टॉप किया है। ठीक है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस में उत्तराखंड जो है और पुडुचेरी उसने बेहतर काम किया है। ठीक है, तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट है, और ये जो अलग अलग मैंने गोल्स के बारे में जो बताया है वो इम्पॉर्टेंट है अलग अलग राज्यों के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो आप ध्यान दे देना। नीति आयोग ने जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की जो इंडियन शाखा है उसके साथ, इंडियन ब्रांच है उसके साथ मिलकर 2018 में ये सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स की शुरुआत की थी इंडिया में। ओके, हालांकि इससे पहले यूनाइटेड नेशंस अपने लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे करता रहा है। ठीक है, तो पहला संस्करण 2018 में लाया गया था और अभी ये लेटेस्ट वर्जन है जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है? आंसर होगा बिहार। देखिए 52 अंकों के साथ बिहार जो है वो सबसे आखिरी पोजीशन पर रहा है। उससे पहले रहा है झारखंड 56 अंक के साथ, उससे पहले असम है जो 57 अंक के साथ है। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिली है। बाकी जो आप देख रहे हैं, अगर ज़्यादा सुधार वाले राज्यों की बात करेंगे तो उनमें हरियाणा, उत्तराखंड, मिजोरम ये सब शामिल है। चलिए इस टॉपिक को विराम देते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे बगल में दिख रहा है। क्वेश्चन होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंग्लिश में कहते हैं। तो उसने किस राज्य के बौद्ध गुफा परिसर में 3 नए गुफाओं की खोज की है? आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो नासिक में बौद्ध गुफा परिसर है, तो उसी में 3 नए गुफाओं की खोज की गई है। ठीक है, गुफा कितनी पुरानी है, कितना प्राचीन है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। गुफाओं के बारे में भी आपको बता दूं कि ये सब गुफाएं हैं, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर जो गुफाएं थी पहले से, लेकिन अब नई गुफाएं ये ढूंढी गई है। तो बताया जा रहा है कि त्रिरश्मि गुफाएं कही जाती थी पहले उसको वहाँ पर, तो उससे भी ये पुरानी गुफाएं हो सकती हैं। और इसको ढूंढा गया, बड़ा दिलचस्प इसकी कहानी है कि जो ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो 4th क्लास एम्प्लॉय थे, उन लोगों ने क्या हुआ कि कुछ जगह पर धक्का दिया और ढह गया कुछ हिस्सा। ढह गया क्या, वो मेन एंट्री ही थी। ओके, तो उसी में ये मिला है और ये केव है यानी गुफाएं हैं वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षुओं के आवास की तरह दिखती है। बौद्ध भिक्षु जो हैं वो वहाँ रहते होंगे, ये बात सामने आ रही है। ठीक है, बौद्ध मूर्तियाँ वहाँ पर मिली है। ठीक है, तो त्रिरश्मि या फिर कहें पांडवलेनी गुफाएं। ठीक है, तो ये सवाल हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि त्रिरश्मि या फिर पांडवलेनी जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ओके, नासिक में ये मौजूद है। ये ध्यान रखने की बात है, एग्जामिनेशन में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाए। बहुत सारी गुफाएं हैं, तो 3 नई
गुफाओं की खोज हुई है अभी हाल ही में। बौद्ध धर्म के कुछ मुद्दों पर बात कर लें क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड मामला है। अब भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को, ओके, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, बिहार में ही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, वाराणसी जिले के पास स्थित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके सामने है। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने किस हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण जहाज को जून 2021 में सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी रिटायर कर दिया गया? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है INS संध्यायक, ओके, INS संध्यायक। इसमें INS का क्या मतलब होता है? जितने जहाज होते हैं वो INS लिखा होता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवल सर्विस, ओके। जहाँ भी लिखा हुआ INS उसका मतलब यही है, इंडियन नेवल सर्विस, ठीक है। तो उस जहाज का नाम था संध्यायक, ये नाम ध्यान रखने की बात है, ठीक है। 40 साल तक सर्विस की इंडियन नेवी में, और उसके बाद अब नेवल डॉकयार्ड जो विशाखापत्तनम है वहाँ से इसको रिटायर किया गया। हाइड्रोग्राफी क्या होती है? हाइड्रोग्राफी जो है वो पानी के नीचे की जो स्थिति है उसका सर्वेक्षण करने को कहा जाता है। ये तो जहाज है जो कि रिटायर हुआ है और ये हाइड्रोग्राफी हो रही है। जैसे जहाज आगे बढ़ता है और नीचे सिग्नल भेजता है और वहाँ से टकरा के सिग्नल वापस आता है, तो ये पता चलता है कि समुद्र के नीचे कहाँ पर ऊंची जगह है, कहाँ नीची जगह है, समुद्र के नीचे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए पता करने के लिए होता है कि अगर हम बात करेंगे समुद्र के नीचे की, तो अगर बहुत बड़े जहाज हैं और वो जा रहे हैं अगर हाइड्रोग्राफी नहीं हुई है और नहीं पता है कि समुद्र के नीचे जो है पानी का लेवल कहाँ पर कम है, कहाँ ज़्यादा है, तो ऐसे में जो अगर ऊपर लेवल होगा तो जहाज़ टकरा सकता है। तो इसके लिए हाइड्रोग्राफी की जाती है, यानी जो समुद्र के नीचे की किस तरह की स्थिति है, कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर नीचा है, उसके बारे में ये पता किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये तो एक तो आप गूगल का ये मैप है और इसमें मैं एक बार दिखाता हूँ आपको जो अलग समुद्र है वो सब। जैसे समुद्र के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा ऊंची स्थिति सी दिख रही होगी आपको, हालांकि नीला है हल्का, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उभार है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर गहराई ज़्यादा है, तो ये सब पता चलता है हाइड्रोग्राफी से। जैसे मान लीजिए ये मैं आपको दिखाऊं, हाँ, इंडिया के नीचे इस जगह पर, यानी ये मालदीव है और मालदीव के पास में यहाँ पर अगर कोई जहाज़ गुजर रहा है, तो अगर वो बहुत बड़ा जहाज़ है तो उसे यहाँ से नहीं गुजरना है, उसको साइड से ले लेना है, वरना हो सकता है कि यहाँ पर वो टकरा जाए, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के नीचे का जो भाग है, जो सतह है वो थोड़ा ऊपर है, ओके। तो इसी सब की गणना की जाती है ताकि अगर हम कभी हमला कर रहे हैं कहीं पर या कहीं हम युद्ध कर रहे हैं तो उस वक्त हमें इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। ये तो हाइड्रोग्राफी होगी। हालांकि अब जो हाइड्रोग्राफी है वो उसमें बहुत कुछ शामिल हो गया है, जैसे समुद्र में वहाँ का जीवन कैसा है, जल स्तर कैसा है, पानी की स्थिति कैसी है, तो ये सब पता चल जाता है। गहराई के बारे में तो पता चलती है, ओके। तो INS संध्यायक ये जहाज़ है, इसी को रिटायर किया गया है, ठीक है। 40 साल पहले ये शामिल हुआ था इंडियन नेवी में। कब? नेवी में 26 फरवरी 1981 को शामिल किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये जो जहाज़ है इसका योगदान बहुत सारे चीज़ों में रहा, बहुत सारे ऑपरेशंस में भी रहा है। जैसे ऑपरेशन पवन हुआ था, जो कि भारतीय शांति सैनिक भेजे गए थे श्रीलंका में, जब LTT का वहाँ पर काफ़ी दबदबा था। उस समय जब 1987 में श्रीलंका की सहायता के लिए जो शांति सेना भेजी गई थी, उस दौरान हाइड्रोग्राफी के लिए इसका यूज़ किया गया था। वहाँ पर कि जहाँ जा रहे हैं शांति सैनिक जा रहे हैं, शांति सैनिक, पीस कीपिंग फोर्स जा रहा है, तो ऐसी जगह जहाज़ न चला जाए, क्योंकि बहुत सारे हथियार हैं उसमें जहाज़ में,
कि वो समुद्र के जो सतह है उससे टकरा जाए। तो इसके लिए ये पहले ये जाकर वहाँ निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था, उसके बाद फिर जहाज को आगे ले जाया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन रेनबो यानी जो 2004 की जो सुनामी आई थी उसके बाद जो मानवीय सहायता दी गई थी, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण अभियान में ये योगदान किया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी, उसने विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। तो किस राज्य का मामला है, किस राज्य में स्थित है नदी, कौन सी नदी? विश्वामित्री नदी। इसका आंसर होगा गुजरात। ओके, नदियों के बारे में क्वेश्चन तो आते ही हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर करंट का मामला हो और उससे रिलेटेड नदी हो तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये परियोजना है और इसके तहत ये होगा, गुजरात में ये नदी है और वहाँ पर हुआ ये है कि नदी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इसे मैं फोटोग्राफ भी दिखाऊं नदी के। नदी पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पर कि नदी अब नाले के रूप में रह गई। तो इस नदी को बेहतर करने के लिए, वहाँ के इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है वडोदरा नगर निगम को और गुजरात सरकार को। ओके, वहाँ पर जो वाटर अपटेक कैपेसिटी है, बाढ़ के दौरान जो सहायक नदियाँ हैं, तालाब हैं, उन सबको बेहतर स्थिति में लाया जाएगा। और जो डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र कहते हैं नदी के दूर तक का हिस्सा जहाँ पर अगर बाढ़ आती है, बारिश ज़्यादा होती है तो कहाँ तक नदी का पानी चला जाता है, तो उन डूब क्षेत्रों को खाली कराया जाए, वहाँ पर जो है रख रखाव किया जाए ताकि फिर से इस तरह के कंस्ट्रक्शन ना होने पाए। और बारिश में जो दिक्कत होती है कि जल जमाव होता है पूरे शहर में और नदी तो नाले की तरह स्थिति बना दी गई है, तो उसको ठीक करने की एक कोशिश एनजीटी की ओर से हुई है। तो वडोदरा में जो ये नदी है विश्वामित्री नदी गुजरात में, तो वो काफ़ी पॉल्यूटेड है। इसका अंदाज़ा आपको इसी से लग जाएगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 351 देश भर की प्रदूषित नदियों का एक लिस्ट बनाई थी, 351। तो उसमें से एक नदी ये भी है। ठीक है, तो इसलिए एनजीटी ने ये कहा है कि वहाँ पर नदी को पुराने रूप में लाया जाए और तमाम राज्यों को भी कहा है और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि अपने अपने राज्य और यूनियन टेरिटरी में नदी कायाकल्प समिति का गठन किया जाए, जो ऐसे जो प्रदूषित हिस्से हैं नदियों के, वहाँ की बेहतरी के लिए काम कर सकें। ठीक है, तो एनजीटी की बात हो रही है। अभी अध्यक्ष कौन है एनजीटी के? तो आदर्श कुमार गोयल। ओके, मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ओके, अब गुजरात की भी बात कर लें। विश्वामित्री नदी की बात हो रही है तो गुजरात समरी यहाँ पर है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी गांधीनगर है। राजकीय भाषा क्या है? गुजराती है। राजकीय पशु क्या है? एशियाई शेर है। राजकीय फूल क्या है? गलगोटा। राजकीय पेड़ क्या है? आम है। राजकीय पक्षी क्या है? हंसावार। ओके, ये मैप देख रहे हैं। और पड़ोसी जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा विवेक राम चौधरी। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, वो 45वें वाइस चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। कब चार्ज लेंगे? तो 1 जुलाई को लेंगे, अगले महीने। ठीक है, अभी इस वक्त कौन है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ पद पे? तो एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा है इस वक्त। उसके बाद विवेक राम चौधरी इस पद पर आ जाएंगे 1 जुलाई को। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, यानी वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नए अध्यक्ष का नाम बताइए। आंसर होगा इसका डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। कौन है वो? तो केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक हैं।
ठीक है। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, तो उनको 1 साल के लिए WHO जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आप देख रहे हैं। इससे पहले कौन थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इसके अध्यक्ष थे और अब ये बन गए हैं। ओके, पैट्रिक अमोथ, वो केन्या से हैं। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। ओके, मुद्रा क्या है? केन्याई शिलिंग। राष्ट्रपति अभी कौन है केन्या के? उहुरु कन्याटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। आंसर होगा 5 जून। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और इस बार की थीम क्या है? थीम आप मेरे बगल में देख रहे हैं। ठीक है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये है थीम, यानी पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी के नाम रहा है? आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, तो ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पर है? तो सर्बिया में है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष युगल खिताब किन टेनिस खिलाड़ियों के नाम रहा है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा जोनाथन एर्लिच और आंद्रेई वासिलिवस्की। ओके, नाम थोड़ा कठिन है। तो जोनाथ जो हैं वो इज़राइल के हैं और आंद्रेई बेलारूस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फीफा रैंकिंग जारी हुई है अभी हाल ही में 27 मई 2021 को। तो लेटेस्ट रैंकिंग है, उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? कौन सी रैंकिंग मिली है? आंसर होगा 105। ओके, फीफा फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। तो उसी में 105वां जो स्थान है वो मिला है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग देश हैं, उन सबको अलग अलग स्थान में मिला है। टॉप 10 कौन कौन से हैं आप मेरे बगल में देख रहे हैं। फर्स्ट पे बेल्जियम है, सेकंड पे फ्रांस है, थर्ड पे ब्राज़ील है, फोर्थ पर इंग्लैंड है, फिफ्थ पर पुर्तगाल है, सिक्स पे स्पेन है, सेवन्थ पे इटली, एट्थ पर अर्जेंटीना, नाइन्थ पे उरुग्वे और 10th पे है डेनमार्क। पुरुष टीम की बात कर ली हमने, जो क्वेश्चन है, तो एक बार महिला टीम की भी बात कर लें। हालांकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो जाता है, पुरुष के साथ साथ महिला टीम की भी बात करें तो फीफा की रैंकिंग जो है, और लेटेस्ट रैंकिंग जो है वो महिलाओं की, तो महिला टीम की वो 16 अप्रैल की है। ठीक है, तो उसमें कौन सी रैंकिंग मिली इंडिया को? तो इसका आंसर होगा 57th। ओके, 57th ये रैंकिंग मिली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में हिंसा के शिकार बच्चों को समर्पित दिन कब मनाया जाता है? ये दिवस है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। आंसर होगा 4 जून। 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस खिलाड़ी ने लॉर्ड्स में अपने डेब्यू टेस्ट मैच के दौरान सर्वाधिक स्कोर बनाने का, यानी सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का जो रिकॉर्ड था 25 साल पुराना, उसको तोड़ दिया? आंसर होगा डेवॉन कॉनवे। ओके, डेवॉन कॉनवे, तो उन्होंने ही ये रिकॉर्ड तोड़ा है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं, तो उन्होंने 2 जून को इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था, उसी में डेब्यू किया और बतौर ओपनर लॉर्ड्स के मैदान में उन्होंने जो 136 रन का स्कोर बनाया। ओके, सौरव गांगुली ने 25 साल पहले 131 रन की पारी खेली थी अपने डेब्यू में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता यानी TET का जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 7 साल था, अब बढ़ा के कब तक के लिए कर दिया? आंसर होगा आजीवन। ओके, अब TET एक बार कर लिया आपने तो आजीवन आप फॉर लाइफ आपका ये वैलिड रहेगा, क्योंकि ये फैसला अभी हाल ही में जारी किया गया है और ये फैसला बैकडेट से लागू कर दिया गया, यानी 1 जनवरी 2011 से ही ये फैसला लागू हो गया। मतलब कि इससे पहले जिन लोगों ने
टीईटी दिया था उनकी वैलिडिटी अगर ख़त्म हो गई है 7 साल से ज़्यादा, तो अब लाइफ टाइम के लिए उनकी इसकी वैलिडिटी रहेगी टीईटी की। ओके, आपको पता होगा टीईटी इम्पॉर्टेंट है। स्कूलों में जो टीचर्स की नियुक्ति होती है उसके लिए टीईटी की योग्यता या प्रमाण पत्र कहें वो ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे, आंसर होगा 3 जून। ओके, साइकिल को लोकप्रिय बनाने के लिए दिवस मनाया जाता है और हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है साइकिल चलाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप, सब यूज़ करते हैं, आप भी करते होंगे, तो उसने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी यानी ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है? आंसर होगा परेश बी लाल। देखिए, पहले वो ग्रीवांस ऑफिसर हैं जब भारत सरकार के नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद नियुक्ति की गई है। ओके, आईटी कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी साइट पर शिकायत अधिकारियों के नाम डिटेल्स देने होंगे। ओके, सरकार ने नया आईटी आदेश जारी किया था, उसके अनुसार ये किया गया है। तो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप सबको ये कहा गया है, ट्विटर को भी कहा गया है। ट्विटर ने अभी तक नहीं बनाया शिकायत अधिकारी, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में वो बना दे। ओके, व्हाट्सएप की बात हो रही है, स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2009 में। सीईओ कौन है व्हाट्सएप के? विल कैथकार्ट। ओके, और फेसबुक की ये कंपनी, फेसबुक ने खरीदा हुआ है व्हाट्सएप को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे, आंसर होगा 1 जून को। ओके, 1 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है? आंसर होगा बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो उन्होंने ये ऐलान किया है 2 जून को। ओके, और आपको बता दूं कि बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम 1/3 सीटें जो हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहेंगी। बिहार में 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें 9,275 सीटें हैं। तो ये जो फैसला हुआ है वो सरकारी कॉलेजों के लिए हुआ है। ठीक है, 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पर 1125 सीटें हैं। तो 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, लड़कियों को, ताकि वो आगे बेहतर समाज बना सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के साथ एमओयू साइन किया है? आंसर होगा जापान। जापान के साथ एमओयू हुआ है। ये रहा पूरा करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता रहता हूँ। ओके, हर कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ। तो इसका पूरा पीडीएफ आज के करंट अफेयर्स वीडियो का अवेलेबल हो गया मेरे बगल में। वैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी पीडीएफ अवेलेबल है और भी कंटेंट है। पिछले साल का बुक भी है जो कि बेस्ट सेलर है अभी भी, तो देख सकते हो।